हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो जो OT असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है AMC में, उसी के लिए हमने MCQ सीरीज़ शुरू की है। तो आज ही हमारा पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं हम। इसमें हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ऐड किए हैं, पर डे बाय डे जैसे हम सीरीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो पोस्ट करने की, जिसमें 40 to 50 क्वेश्चंस हमारे MCQs होंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं MCQ सीरीज़ का पार्ट 1। द ऑर्गन ऑफ वॉइस इज कॉल्ड एज, ऑप्शंस आर लेरिंग्स, फेरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स एंड ट्रेकिया। करेक्ट आंसर इज लेरिंग्स। Second question, larynx lies in region of C1 to C4, C2 to C6, C3 to C6, C6 to C7। इसमें C जो है वो डिनोट कर रहा है सर्वाइकल को, तो करेक्ट आंसर इसका होगा C3 to C6। Third question, distance between teeth and vocal cords. Options are 10 to 12 centimeter, 12 to 15 centimeter, 10 to 15 centimeter और 12 to 14 centimeter। तो जो ये डिस्टेंस है मेजर किया जाता है अपर इंसिजर टू वोकल कॉर्ड्स के बीच में। इसका करेक्ट आंसर होगा 12 to 15 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन वोकल कॉर्ड्स एंड कैराइना इज, options are 10 to 12 centimeter, 12 to 15 centimeter, 10 to 15 centimeter and last option is 12 to 14 centimeter. Correct answer for this question is 10 to 15 centimeter. Fifth question, carina is defined as, options are first branch of right bronchus, second option right the apex of lung, third option the muscle controlling vocal cord movement, fourth option the junction between the trachea and bronchi. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द जंक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। तो जो जंक्शन होता है हमारा ट्रेकिया, जहाँ पर एंड होती है और जहाँ से ब्रोंकाई शुरू होती है राइट और लेफ्ट में, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कराइना। द जंक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन अपर इंसाइजर टू कराइना इज। तो पहले हमने क्वेश्चन में देखा डिस्टेंस बिटवीन अपर इंसाइजर टू वोकल कॉर्ड्स, उसके बाद में हमने देखा वोकल कॉर्ड्स टू कैराइना, और अब हम दोनों को ऐड कर देंगे अपर इंसाइजर टू कैराइना। तो ऑप्शंस आर 20 to 50 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन इज 25 to 30 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 20 to 25 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन 24 to 28 सेंटीमीटर। इसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 25 to 30 सेंटीमीटर। Seventh question, larynx is made of 3 unpaired cartilage and 3 paired cartilage. Identify paired ones. तो जो larynx होता है हमारा, उसमें 6 कार्टिलेज होते हैं, 6 टाइप के कार्टिलेज होते हैं, जिसमें 3 हमारे पेयर्ड होते हैं और 3 हमारे अनपेयर्ड होते हैं। तो ऑप्शंस जो इसमें दे रखे हैं, एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म, थायरॉइड, क्रिकोइड, थायरॉइड, एरिटिनॉइड, थर्ड ऑप्शन एपिग्लोटिस, थायरॉइड, क्रिकोइड और फोर्थ ऑप्शन एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। इसको याद करने का तरीका है ACC। हम ACC से हम इसको याद रखेंगे, जो पेयर्ड कार्टिलेजेस हैं। उसके बाद में एट्थ क्वेश्चन, लैरिंक्स इज मेड ऑफ 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज एंड 3 पेयर्ड कार्टिलेज। आइडेंटिफाई अनपेयर्ड वंस। तो पहले हमने याद किए पेयर्ड वंस, अब हम याद करेंगे अनपेयर्ड वंस। तो ऑप्शंस वही सेम है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा एपिग्लोटिस, थायरॉइड और क्रिकोइड। ये जो है हमारे तीनों, ये हमारे अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं, ECT हम इसको ऐसे याद कर रख सकते हैं, एपिग्लोटिस, क्रिकोइड एंड थायरॉइड। इसके बाद में नाइन्थ क्वेश्चन है, नैरोएस्ट पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन अडल्ट। तो ऑप्शन जो है हमारे सामने, ट्रेकिया, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस एंड सबग्लोटिस। करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरोएस्ट पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 ईयर्स। तो ऑप्शंस हमारे सेम है, ट्रेकिया, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस एंड सबग्लोटिस। पर इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ग्लोटिस नहीं होगा, इसमें हमारा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा वो सबग्लोटिस होगा। तभी जैसे अजय यादव की बुक में मेंशन भी किया हुआ है कि जो 6 साल के एज से अंदर वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम अनकप्ड ट्यूब यूज़ करते हैं, क्योंकि अनकप्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर आप कफ वाली ट्यूब यूज़ करोगे और उसको इन्फ्लेट करोगे तो जो कफ होता है। इसके बाद में 11th क्वेश्चन, लैरिंक्स हैज़ नर्व सप्लाई ऑफ,
ऑप्शंस आर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, थर्ड ऑप्शन इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दिस। तो लैरिंग्स जो होता है उसको सप्लाई होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती हैं वो पेयर्ड होती हैं, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व ये भी पेयर्ड फॉर्म में आती हैं। जो सुपीरियर लैरिंजियल फॉर्म होती हैं वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, इंटरनल ब्रांच एंड एक्सटर्नल ब्रांच। इंटरनल ब्रांच जो होती है वो लैरिंग्स को अंदर से सप्लाई करती है और एक्सटर्नल ब्रांच जो होती है वो लैरिंग्स को आउटसाइड पार्ट में सप्लाई करती है। तो ये देखा जाए तो हमारे सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। उसके बाद में वन ऑफ द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ऑफ लैरिंग्स गॉट पैरालाइज्ड, दिस विल कोज। तो ये बता रहा है कि अगर एक साइड से हमारी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व लैरिंग्स की वो पैरालाइज हो चुकी है तो उसकी वजह से कुछ रिजल्ट आएंगे, वो क्या होंगे। ऑप्शन है हमारे पास में रेस्पिरेटरी स्ट्राइडोर, सेकंड ऑप्शन है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, थर्ड ऑप्शन है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड फोर्थ ऑप्शन है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पेयर हमारे पास रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का होता है और एक पेयर हमारे पास सुपीरियर लैरिंजियल नर्व का होता है। तो जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो दोनों साइड से एक एक में आती हैं सप्लाई करने के लिए लैरिंग्स को। अगर एक इसमें पैरालाइज हो जाती है तो कोई खास इफेक्ट हमारा लैरिंग्स पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो दूसरी साइड की लैरिंजियल नर्व बची हुई है वो उसको कंपनसेट कर देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। बस हमारी आवाज़ में थोड़ा भारीपन हो जाएगा, बाकी कोई ज़्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि दूसरी वाली जो नर्व है वो उसके इफेक्ट को कंपनसेट कर देगी। इसके बाद में 13th क्वेश्चन, बोथ साइड्स ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व टू लैरिंग्स गॉट पार्शियली पैरालाइज्ड, दिस विल कोज। अब इसमें पूछ रहा है कि दोनों साइड की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालाइज हो चुकी हैं पर वो पार्शियली पैरालाइज हुई हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास रेस्पिरेटरी स्ट्राइडोर, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में कंफ्यूज नहीं होना है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस तो होगा क्योंकि वो तो एक अगर पैरालाइज हुई है एक साइड से तो भी हो जाएगा, पर अगर दोनों पैरालाइज हो चुकी हैं इस क्वेश्चन में जैसे पूछा है पार्शियली, तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा रेस्पिरेटरी स्ट्राइडोर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ साइड्स ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व टू लैरिंग्स गॉट कंप्लीटली पैरालाइज, दिस विल कोज। इससे पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि पार्शियली पैरालाइज्ड हुई है, अब ये पूछ रहा है कि कंप्लीटली पैरालाइज हो चुकी हैं। तो इसमें भी ऑप्शन हमारे पास जो है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, और एफोनिया, एफोनिया मतलब आवाज़ नहीं आना, लॉस ऑफ साउंड। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि इसमें क्या हो चुका है कंप्लीटली दोनों साइड की जो नर्व है वो पैरालाइज हो चुकी हैं। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होना है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी होना है, और एफोनिया, साउंड तो प्रोड्यूस होनी ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ साइड्स ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व टू लैरिंग्स गॉट कंप्लीटली पैरालाइज, दिस विल कोज। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, मैंने जैसे बताया आपको पहले कि एक पेयर होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का, दूसरा पेयर होता है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व का। तो पहले जो हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं इससे पहले वो थे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के लिए। अब हम देख रहे हैं दोनों को कंबाइन करके कि दोनों साइड की नर्व्स बायलेटरली अगर पैरालाइज हो जाती हैं तो क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऑप्शन होंगे हमारे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ओनली, सेकंड ऑप्शन है कंप्लीट एफोनिया, कोड्स विद हेल्ड इन cadaveric position and severe airway obstruction occurs, थर्ड ऑप्शन है कफ सप्रेशन ओनली, और फोर्थ ऑप्शन है नो चेंज इन वॉइस। तो इसमें से हम फर्स्ट ऑप्शन तो इजीली रिमूव आउट कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन भी हम रिमूव आउट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में हम देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। इसमें कंप्लीट एफोनिया मतलब कि साउंड प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं हो सकती, कोड्स विल हेल्ड इन कैडावरिक पोजीशन, और सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन विल अकर, क्योंकि अब चारों जो नर्व्स थी लैरिंग्स को सप्लाई करने वाली वो सभी पैरालाइज हो चुकी हैं। तो अब जो कोड्स होंगे वो कैडावरिक पोजीशन में हो जाएंगे, और जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड। जब हम जनरल एनेस्थीसिया के टाइम पे मसल रिलैक्सेशन देते हैं तो जब उसका पूरा इफेक्ट आ जाएगा तो उसके बाद में भी जो हमारे जो लैरिंग्स के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो कैडावरिक पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है
कि हमारे मसल रिलैक्सेशन देने के बाद में जो लैरिंक्स की कंप्लीट सप्लाई होती है नर्व्स की, वो पैरालाइज हो जाती है। ये भी लाइन अजय यादव में मेंशन की हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ट्रेकिया। ऑप्शंस आर 12 to 15 सेंटीमीटर, 15 to 18 सेंटीमीटर, 15 to 20 सेंटीमीटर एंड 10 to 12 सेंटीमीटर। ऑप्शंस जो हैं वो सारे नज़दीक नज़दीक से हैं, पर जो करेक्ट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 10 to 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद में ट्रेकिया कंसिस्ट ऑफ, ये हम सब जानते हैं कि ट्रेकिया इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से कवर्ड होती है। तो वो रिंग्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, तो वही हमको इस क्वेश्चन में पूछा है 10 to 15, 12 to 15, 16 to 20 और 12 to 18। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। उसके बाद में है ट्रेकिया लाइज इन रीजन ऑफ, जैसे पहले हमको लेरिंग्स का पूछा था, अब ये पूछ रहा है ट्रेकिया का। ऑप्शंस वही है हमारे पास C5 to C10, C6 to T2, C6 से T5 एंड C7 to T8। तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन है ये वाला, जैसे कि लेरिंग्स का, ट्रेकिया का, पर ये हमको याद रखने हैं क्योंकि दो का ही पूछा है अभी तक। तो लेरिंग्स और ट्रेकिया, लेरिंग्स का हमको याद रखना है C3 से C6, ट्रेकिया का हमको याद रखना है C6 से T5। तो करेक्ट आंसर है इसका C6 से T5। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कराइना इज प्रेजेंट एंटीरियरली टू। ऑप्शन है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, सेकंड है सेकंड कोस्टल कार्टिलेज एट जंक्शन ऑफ मेनुब्रियम विद स्टर्नल बॉडी, थर्ड ऑप्शन है थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। करेक्ट आंसर है इसका सेकंड कोस्टल कार्टिलेज एट जंक्शन ऑफ मेनुब्रियम विद स्टर्नल बॉडी। 20th क्वेश्चन है एंगल ऑफ लुईस इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शंस आर the angle between the clavicle and first rib, second option the junction between manubrium and the body of sternum, third option the angle formed between the two heads of sternocleidomastoid muscle, fourth option है हमारा the articulation between the scapula and the humerus। एंगल ऑफ लुईस आपने पहले नाम सुना नहीं होगा, तो ये भी हमको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, द जंक्शन बिटवीन द मेनुब्रियम एंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम। 21st question, while doing endotracheal intubation there are more chances of getting ET tube inside the, options are left bronchus, right bronchus, in any of the above, fourth option है ET tube cannot enter bronchus। तो फोर्थ ऑप्शन जो है उसको हम पहले क्लियर आउट कर देते हैं। जो हमारा ET ट्यूब होती है वो नॉर्मली हम फिक्स करते हैं मेल में 21 to 23 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। पर जो हमारी ET ट्यूब की लेंथ होती है वो 25 से भी ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रोंकस में नहीं जा सकती, पर वो ब्रोंकस में भी इजीली जा सकती है। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा इसमें होगा नहीं। लेफ़्ट और राइट में हम जो डिफरेंशिएट आउट कर देते हैं, तो इसमें जो है राइट ब्रोंकस हमारा अडल्ट में क्या होता है, वाइड होता है, शॉर्टर होता है और लेस एक्यूट एंगल पे होता है। तो इस वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमारी ET ट्यूब किस में जाएगी, राइट ब्रोंकस में। तो करेक्ट आंसर इसका होगा राइट ब्रोंकस। 22 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन अडल्ट्स right main bronchus is short, wide and of less acute angle, so chances of entering of ET tube in right bronchus is more. Second option, in children both left and right main bronchus is of same angle 55 degrees, so there are equal chances of getting ET tube in any of the main bronchus. Third statement है first statement is correct and the fourth option is both the statements are correct। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा both the statements are correct। जो अडल्ट में हमने देखा तो राइट मेन जो ब्रोंकस होता है वो वाइड होता है, शॉर्ट होता है और लेस एक्यूट एंगल जैसे कि हमने देखा 25 डिग्री पे होता है। जबकि जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का सेम एंगल पे होता है जो कि है 55 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन चांसेस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ब्रोंकस इज। तो जैसा कि पहले हमने ET ट्यूब का देखा था वैसे ही फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का होगा। ऑप्शंस जो हमारे लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, इन एनी ऑफ द अबव, और फोर्थ ऑप्शन है फॉरेन बॉडी कैन नॉट एंटर इन ब्रोंकस। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा राइट ब्रोंकस। 24, इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन चांसेस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व पार्ट इज। तो ऑप्शंस जो है हमारे, इन सुपाइन पोजीशन एपिकल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब ऑफ राइट लंग,
सेकेंड ऑप्शन है इन लेटरल पोजीशन पोस्टेड सेगमेंट ऑफ अपर लोब ऑफ डिपेंडेंट लंग। थर्ड ऑप्शन इन स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। मैंने ये तीन ऑप्शन इसमें करेक्ट इसलिए डाले हैं ताकि आप इनको याद कर सकें, क्योंकि एम्स में इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने पोजीशन हमको डिफाइन नहीं की थी कि कौन सी पोजीशन में ऐसा है, पर जो ऑप्शंस थे वो यही थे। तो उसका करेक्ट आंसर जा रहा था एपिकल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब ऑफ राइट लंग सुपाइन पोजीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलेटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट अप टू विच लेवल इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऑप्शंस आर अप टू एल्वेलाई, अप टू कैराइना, अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, अप टू ट्रेकिया। ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन थिकनेस ऑफ एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन इज 0.5 mm, 0.3 mm, 1 mm, 0.7 mm। करेक्ट आंसर इसका होगा 0.3 mm। स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व लीड्स टू। ऑप्शंस आर ब्रोंकोडायलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, नो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट विल इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो वेगस नर्व जो हमारी होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है एक तरीके से। तो जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हम सभी को पता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसका एक्शन। तो इसमें भी वही होगा, अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है तो हमारे ऊपर क्या होगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय। ऑप्शंस आर ब्रोंकोडायलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, नो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट विल इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो ये हमारा उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होने पे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हमको पता है ब्रोंकोडायलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज बेस्ड ऑन वेंचुरी प्रिंसिपल। ऑप्शंस आर सक्शन एपरेटस, जेट वेंटिलेशन, थर्ड ऑप्शन वेंचुरी मास्क, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो ये जो तीनों हमने इक्विपमेंट्स देखे हैं जैसे कि सक्शन एपरेटस, जेट वेंटिलेशन और वेंचुरी मास्क, ये तीनों कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं, वेंचुरी प्रिंसिपल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हेजन-पॉइसली लॉ इफ रेडियस ऑफ ब्लड वेसल इज डबल्ड then flow rate will increased by। options are 4 times the previous flow, 16 times the previous flow, 32 times the previous flow, double the previous flow। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था, एम्स का एग्ज़ाम हुआ था ओटी असिस्टेंट का 2022 में, उसका ये क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 16 टाइम्स द प्रीवियस फ्लो। अब ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो जो फ्लो रेट होता है, जो जब फ्लो लेमिनार हो रहा है और फ्लो रेट कैलकुलेट करने को हमको बताया जाएगा, तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि आज याद हो के फर्स्ट चैप्टर में लास्ट पेज पर मेंशन किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो फ्लो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की पावर 4 से। तो अगर रेडियस डबल करेंगे तो 2 का 4 पावर लगाएंगे तो 16 टाइम्स हमारा आंसर निकलता है। ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर लेंथ डबल कर दी है ब्लड वेसल की तो फ्लो रेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला जब आप याद करेंगे तो उसमें दे रखा है कि जो फ्लो रेट होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पर, विस्कोसिटी पर और किस पे, रेडियस पर और एक प्रेशर डिफरेंस पे। तो जब आप फॉर्मूला याद करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो लेंथ, रेडियस और विस्कोसिटी में जो चेंजेस कभी आएंगे तो उसकी वजह से जो फ्लो रेट में कितना डिफरेंस आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हेजन-पॉइसली लॉ फ्लो रेट डिपेंड्स अपॉन, ये मैंने अभी मेंशन किया था, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, लेंथ ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ में हमने याद किया था जैसे कि 11th-12th क्लास में हम पढ़ते हैं, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने याद किया हुआ है पहले कि वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। उसके बाद में हेजन-पॉइसली लॉ इज़ एप्लीकेबल ऑन विच टाइप ऑफ फ्लो। तो हेजन-पॉइसली लॉ को हर टाइप के फ्लो पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से टाइप के फ्लो में ये एप्लीकेबल है। व्हेन फ्लो इज रफ, ऑप्शन जो हमारा ये है फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन रेनॉल्ड्स नंबर एक्सीड 2000, थर्ड ऑप्शन है लेमिनार फ्लो और फोर्थ ऑप्शन है टर्बुलेंट फ्लो। करेक्ट आंसर होगा इसका लेमिनार फ्लो। जब फ्लो रफ होगा या फिर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ऊपर होगा तो इसका मतलब है कि टर्बुलेंट फ्लो है। तो टर्बुलेंट फ्लो में ये एप्लीकेबल नहीं होता, लेमिनार फ्लो में एप्लीकेबल होता है।
Next question, laminar flow is more dependent upon, options are density, viscosity, type of surface और all of these। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो होता है विस्कोसिटी। लेमिनार फ्लो मेनली जो डिपेंड होता है वो होता है विस्कोसिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बुलेंट फ्लो इज मोर डिपेंडेंट अपॉन डेंसिटी, विस्कोसिटी, टाइप ऑफ सरफेस, ऑल ऑफ दीज। तो जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर मेनली। Pointing effect can be explained by taking example of, options are oxygen, carbon dioxide, anthrax and nitrous oxide। करेक्ट आंसर जो होगा इसका एंथ्राक्स। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट नॉर्मल रेंज ऑफ लंग कॉम्प्लियंस इज 0.2 लीटर पर सेंटीमीटर H2O एंड नॉर्मल रेंज ऑफ चेस्ट वॉल कॉम्प्लियंस इज 0.2 लीटर पर सेंटीमीटर H2O। देन ऑन कैलकुलेटिंग द टोटल कॉम्प्लियंस विल बी। हमको बता रखा है कि लंग का जो हमारा कॉम्प्लियंस होता है नॉर्मली वो 0.2 होता है, और जो चेस्ट वॉल का कॉम्प्लियंस होता है जो कि इसके अगेंस्ट में होता है वो भी 0.2 होता है। तो अगर हम जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कॉम्प्लियंस हमारा कितना होगा, तो ऑप्शन है 0.2, 0.4, 0.8 एंड 0.1। करेक्ट आंसर जो हमारा होगा इसमें 0.1। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रिवर्सली ऑर्डर में, जैसे कि 1/0.2 प्लस 1/0.2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉर्मल रेंज ऑफ कॉम्प्लियंस। ऑप्शंस आर, नॉर्मल वैल्यू ऑफ लंग कॉम्प्लियंस इज 0.2 लीटर पर सेंटीमीटर H2O। Second option, normal value of chest wall compliance is 0.2 liter per centimeter H2O। Third option है, total compliance will be 0.1 liter per change in centimeter H2O। And fourth option is all statements are correct। तो इसमें हमारे सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये वैल्यूज़ हमने याद करने के लिए इसमें तीनों वैल्यूज़ मैंने इसमें करेक्ट ऐड की हैं, तो ये तीनों वैल्यूज़ आप याद कर लें। उसके बाद में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, लंग कॉम्प्लियंस कैन बी डिफाइंड एज। तो लंग कॉम्प्लियंस का अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप इसको सही कर देंगे, तो अगर नहीं भी है तो अभी हमको याद कर लेना है। ऑप्शन हमारे पास है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। सेकेंड ऑप्शन है चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। सॉरी, ये सेकेंड ऑप्शन थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो चुका है। थर्ड ऑप्शन है चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, चेंज इन पेरीमीटर पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। सेकंड ऑप्शन जो है उसको हम ऐसे मानेंगे, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है लंग कॉम्प्लियंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।